इस लेसन में हम अपने रिमेनिंग मॉडल को कंप्लीट करेंगे और इसमें थोड़ी डिटेल ऐड करेंगे। और एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसकी क्या क्या चीज़ें रिमेनिंग है, ताकि इसको फाइनलाइज करके हम आगे की तरफ बढ़ सकें। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ है देखने वाली, वो ये देखनी है कि हाउस के अंदर ये जो बैक साइड पे जो पार्ट है ये हमारा रिमेनिंग है कम्प्लीटली। देन उसके बाद हम ग्राउंड को थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले हाउस की बात कर लेते हैं। ये बैक साइड है हमारे हाउस की, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्ट है इसके लिए हम ये करते हैं कि हम सेम एरिया डुप्लीकेट कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ था। कंट्रोल डी डुप्लीकेट ले लें, मूव कर दें इसको। और ये मूव करके थोड़ा से डिस्टेंस में हम रखेंगे, ताकि जो लकड़ी की जो फेंसेस बनानी है वो हम बना सकें कंप्लीट। और ये जो बेस वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा इसके वर्टिसेस मूव करके रख दें, बल्कि ये वाला पार्ट नहीं जाएगा इसमें। हम इसमें रखेंगे, इसको डिलीट कर दें और इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इस जगह पे आपको थोड़ी सी वुडन एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बना के इसमें रख दें। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हम सेम एक इसी पिलर को डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ से इसको शेप देके क्यूब को, और फिर इसको प्लेस करने लग जाएं। स्टार्ट कर दें, प्लेसिंग करना है इसकी। ठीक है, ओके। सो हमने अभी सिर्फ इसको प्लेस कर दिया है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि एक और छोटा सा वुडन बॉक्स काइंड ऑफ ये रखा हुआ है, हाउस के साथ प्लेस हुआ हुआ है। उसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम इसको डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। मूव कर लेंगे, हाउस के साथ अलाइन कर दें इसको, थोड़ा सा अंदर कर दें, थोड़ा सा थिन कर दें। क्यूब प्लेस कर दिया हमने। यहाँ पे मॉडलिंग टूल बार में आ जाएंगे, कॉर्ड ड्रॉ टूल पे, और यहाँ से इसके अंदर एक लूप ऐड कर देंगे। देन फेसेस सेलेक्ट कर लें इसके, एक्सट्रूड कर लें एक, ठीक है। और थोड़ा सा ये वाला पार्ट ऊपर कर लें, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा रूफ टॉप को देख लेते हैं, ये जो एंटीना बना हुआ है यहाँ पे।
डुप्लीकेट करके रोटेट कर लें। इन सबको फिर एक ग्रुप कर लें और सेंटर पिवट कर लें। स्केल बड़ा लग रहा है, छोटा कर लें। इसके अलावा थोड़ा सा इनका स्केल बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। ओके, इसके अलावा हमें ये वाला एक पार्ट है जो ऊपर एक हवा के रुख के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, एक बलून काइंड ऑफ जो एक प्रॉप लगा हुआ है, इसको हम मॉडल कर लेते हैं। इसको मॉडल करने के लिए हम सिंपल सिलेंडर यूज करेंगे। स्केल डाउन कर लें। थोड़े से इसमें एजेस ऐड कर लेते हैं, सब डिवीजन, हाइट, एक्सिस ये कम कर लें इसके। ठीक है। और इसके अलावा हम इसको रोटेट कर लेते हैं और देन हम इसको सॉफ्ट सिलेक्शन ब्रश लेके इसको थोड़ा सा खोल देंगे। ब्रश ऑफ कर दें, एज मोड पर आके इसको एडजस्ट करना शुरू कर लें। ठीक है। और इसके साथ इसको हम हैंग कर देंगे कहीं पे, जैसा रेफरेंस इमेज में मौजूद है। और इसको उसके साथ थोड़ा अलाइन कर देते हैं। डिलीट कर लें फेसेस सेलेक्ट करके। ठीक है। और इसके बाद हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। अगेन सिलेंडर, हाइट में 2 3 ऐड कर दें। ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे ले लें इसको।
ठीक है। ओके सो हम थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं अभी। हमने एक एज लूप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें करना जस्ट ये है कि सिलेक्शन हमें फेसेस पे कन्वर्ट करनी है। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट क्लिक जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने एक मार्किंग मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है। टू फेसेस, देन टू फेसेस, तो जो एज आपने सेलेक्ट की थी वो फेसेस पे कन्वर्ट हो जाएगी। डिलीट कर दें। अब ऊपर वाला शेल एक अलग हो गया, नीचे वाला एक शेल अलग हो गया। आप नीचे वाले शेल को आप डबल क्लिक करेंगे, उसको डिलीट कर दें। ठीक है। अब आपके पास सिर्फ ऊपर वाला एक फेस रह जाएगा, ऊपर वाले कुछ फेसेस रह जाएंगे आपके पास। इनको अब आपने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली। तो आप इनको सॉफ्ट सिलेक्शन के ब्रश से, यानी कि बी प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रश सॉफ्ट सिलेक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप बी प्रेस करते हैं तो आपके पास एक इस तरह की सिलेक्शन आ जाएगी। आप इसको बी होल्ड रखेंगे, बी की आपने होल्ड रखनी है, देन मिडिल क्लिक से आप इसके ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो आपका सिलेक्शन है मूव टूल का, ठीक है, मूव टूल के अंदर अगर आप नीचे देखेंगे सॉफ्ट सिलेक्शन का एक मेन्यू है, इसको ओपन करें। यहाँ से भी आप सॉफ्ट सिलेक्शन ओपन या क्लोज कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप उसको बता दें आपको रेडियस कितना चाहिए, ये वही रेडियस है जो हम बी की प्रेस करके छोटा या बड़ा करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आप इसकी इंटरपोलेशन वगैरह आप सेट कर लें, स्मूथ चाहिए, लीनियर चाहिए। ठीक है। और इसके कर्व के कुछ प्रीसेट्स हैं वो आप एक्सप्लोर करें, ट्राई करें। फॉल ऑफ मोड ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल इसको रीसेट कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको। एडजस्ट कर लें जैसे आप चाह रहे हैं ग्राउंड को। ठीक है। ऊपर या नीचे ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि नेचुरली फील उसी वक्त आएगी जब उसमें डिस्टॉर्शन मौजूद होगी। ओके सो हमने एक बेसिक ग्राउंड का एक फील निकाल लिया है। ठीक है। और हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारा जो कैमरे के बिल्कुल सामने आ रहे हैं वो ये दो एलिमेंट्स हैं मेन। ठीक है। एक तो आपका ये मेल बॉक्स है और सेकेंडली हमारा ये जो फेंसेस लगी हुई है वुड की। ठीक है। हम ये किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। सारी चीज़ें वुडन उस पर बनी हुई है, तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम किस तरह से अपना मेल बॉक्स या वुडन प्लैंक्स बनाते हैं। इमेज प्लेन को छोटा करके साइड में रख लें ताकि बार बार आपको देखने में आसानी रहे। ओके सो ये वुडन प्लैंक बनाने के लिए हम सबसे पहले तो किसी भी क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे जो ऑलरेडी बना हुआ है, स्केल हुआ हुआ है। हमें थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। आप इसको चाहें तो अपनी रेफरेंस इमेज के ऊपर रख लें, इसको आप थोड़ा थिन कर लें। ठीक है। और थोड़ा सा स्केल अप कर लें। ठीक है। आपने सबसे पहले तो करना ये है कि अभी सिर्फ डुप्लीकेट्स लेके उनकी रैंडमाइजेशन करनी है। ठीक है। और फिलहाल तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे ये कि हम इस सीन के अंदर एक कैमरा ऐड कर देंगे। कैमरे पे जाते हैं। ठीक है। और फोकल सेट कर लेते हैं इसकी।
ओके, हमने एक रेजोल्यूशन सेट कर लिए और उसके बाद अब हम अपने कैमरे को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना है कि हम क्वाड व्यू सिलेक्शन ऑन करेंगे और यहाँ पे अपना एक कैमरा, जो हमने कैमरा वन बनाया है, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे हर चीज़ का, जो भी हम अपने एडजस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये वुडन प्लैंक्स एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे शो में आपका जो कैमरा है, दिखेगा कि आपका कैमरा ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस कैमरे के हिसाब से भी करना ये है कि थोड़ी सी हमें ग्राउंड भी एडजस्ट करनी है। हम इसको स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो हमने प्लैंक्स बनाई थी, मेक श्योर कि वही सेलेक्टेड हो। हम इन प्लैंक्स को लेकर आके फ्रंट पे रख लेंगे और इनको ग्रुप कर लेंगे। तो उसके बाद जब हम इसको सेंटर पिवट करके रोटेट करेंगे तो फिर ये एक साथ रोटेट होंगी। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मोड पे कर लें। ठीक है, अब उसके बाद हमने करना जैसे ये है सिंपल, कि ये जो रेंडमाइजेशन हुई हुई है वुड की, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसके वर्टिसेस को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम एक और सेलेक्ट कर लेते हैं वुडन प्लैंक्स अपनी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे। और अब हम बनाने लगे हैं अपना मेल बॉक्स। मेल बॉक्स के लिए सिंपल क्यूब ले लें। ठीक है, क्यूब लेके हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं और क्यूब के अंदर आ जाएं विथ 2 डेप्थ। ठीक है, अब आप इसका शेप अगर देखेंगे तो इसके शेप में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ करनी है, और थोड़ा सा इसको हमने ऐसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे शेप में दे देंगे। और ठीक है, शेप मोस्टली यही है सारी चीज़ों का। और उसके बाद अगर आपको मज़ीद छोटी सी कोई डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए हम, ओके, और अब हम बीच के इन फेसेस को एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड अंदर की तरफ लेके जाएं एक दफ़ा। ठीक है, दोबारा इसको एक्सट्रूड करें और इसको स्केल कर दें अंदर। ठीक है, ये आपका मेल बॉक्स क्रिएट हो चुका है। और इसके नीचे के वुड के लिए, या जो भी इसका बेस है, इसको सिंपल इन दोनों को पकड़ के आप ग्रुप कर दें, सेंटर पिवट कर दें। ठीक है, और अब आप अपने दोबारा कैमरे के उस पर आ जाएं।
अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो स्टोन्स रखे हुए हैं और ये जो एक वुडन पाथवे टाइप का बना हुआ है, हमें सिर्फ ये क्रिएट करना है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगेन ये कि हम किसी बने हुए क्यूब को ले लें, ताकि हमें उसमें आसानी ये हो जाती है कि हमें बार बार एक बड़े क्यूब को स्केल नहीं करना पड़ता, ठीक है। और प्लेसमेंट में भी आसानी रहती है थोड़ी सी। ठीक है, इनको थोड़ा सा हमें शायद बेवल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हार्ड एजेस हैं। इनको बेवल कर लें। और कॉर्ड ड्रॉ के थ्रू इनके बीच में एजेस ऐड कर दें दो, ताकि इनको हम थोड़ा सा कॉर्नर से पुश भी कर सकें ग्राउंड की, लाइक जो हमारी ग्राउंड सरफेस है उसके हिसाब से थोड़े से बेंडेड भी नजर आनी चाहिए ये। ठीक है, इसको आइसोलेट कर लें आप, और इसके जो नीचे के फेसेस हैं वो हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, ये एक आपने बना दिया, इसी की डुप्लीकेट करें आप, और ऊपर रखें, थोड़ा सा रोटेट कर लें, और इसको प्लेस डाउन करें थोड़ा सा, और इसके वर्टिसेस को अगेन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी ट्राई की है इसको अचीव करने की। इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से डिटेलिंग की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फाइनल करेंगे और देखेंगे कि फाइनल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं किसी भी मॉडल को कंप्लीट करने के लिए, और उसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन शामिल होती हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडलिंग की फाइनल स्टेज क्या होती है, और फाइनलाइज योर मॉडल इसका टॉपिक होगा। बेसिकली फाइनलाइज योर मॉडल के अंदर हम करते ही हैं कि हमें देखना ही होता है कि हमारी जो सीन फाइल है, जो हमने मॉडल किया है, जो भी एसेट हमने बनाया है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें कितनी हैं और क्या चीज ऐसी है जिसकी नीड नहीं है और हमने वो अपने मॉडल के अंदर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ लेयर्स बनी हुई है, इस लेयर्स के अंदर रैंडमली चीजें ऐड हुई हुई हैं, तो हम इन सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिंपल डिलीट लेयर कर दें, और आउटलाइनर ओपन करें। आउटलाइनर के अंदर जैसा आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारा स्टफ आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ नहीं पता है क्या चीज है, ये हाइड हुई हुई चीज क्या है। इसको अनहाइड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या चीज थी पहले जिसको हमने हाइड करके रखा था। इसकी हमें नीड नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आउटलाइनर और मजीद चेक कर लें। ठीक है, हमें नीड नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पास ग्रुप होनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है हमारा, ठीक है, एंटीने का, और इसके साथ जो बेस है वो ये है, तो हम इसको अगेन सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। और इसी तरह से ये जो ऑप्शन है, लाइक अगर आप ये देखेंगे, ये मेरा रूफ टॉप है, एक और एक दो, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं, जब मैंने रूफ टॉप को सिलेक्ट किया तो आपके पास चैनल बॉक्स के अंदर यहाँ पे इनपुट्स के अंदर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये वही तमाम चीजें हैं जो कि हमने इसके ऊपर ऑपरेशन पहले किए हैं। लाइक हमने पहले इसको एक्सट्रूड किया था, और फिर हमने इसको एडजस्ट किया, ट्विक की नोड आ गई, फिर हमने इसके अंदर स्प्लिट ऐड किए पॉलीगॉन्स के, तो ये सारी चीजें आ गई। तो फाइनलाइज योर मॉडल में हमने देखना यही होता है कि हमारे मॉडल के अंदर कितना स्टफ जो एक्स्ट्रा है या कचरा जिसको हम कहते हैं, वो हम किस तरह क्लीन भी कर सकते हैं। आपने अगर कोई मॉडल फाइनल कर लिया है तो उसके अंदर आप देखें कि आपके जो इनपुट में इतने सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं या इतने सारी नोड्स जो कनेक्टेड हैं, अगर ये आपका एनिमेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है और ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके ये सारे इनपुट्स के अंदर जो कनेक्शन बने हुए हैं ये डिलीट कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसलेशन बनी हुई है बहुत सारी, के ये ट्रांसलेशन एक्स में कुछ गया हुआ है,
स्केल इसका डिफरेंट, एक्स के अंदर है, वाई के अंदर डिफरेंट है, इन सबको हम रीसेट करेंगे इसकी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर, मतलब कि इन सबको हम फ्रीज कर देंगे। ठीक है, तो दो स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला ये है कि अगर आपको पिवट इसका सेंटर में रखना है, जिसकी मुझे कोई नीड नहीं है, लेकिन हम करके देख लेते हैं, सेंटर पिवट कर लेंगे एक दफा। उसके बाद मॉडिफाई के अंदर आप देखेंगे मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पे करूंगा तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री की नोट आ गई और यहाँ पे सब कुछ जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं एडिट में जाता हूँ, डिलीट बाय टाइप। ठीक है, यहाँ पे बहुत जरूरी है देखना, एडिट में डिलीट बाय टाइप के अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हिस्ट्री का। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से आपने सबसे पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसके बाद नीचे आपने हिस्ट्री डिलीट कर देनी है। तमाम ऑब्जेक्ट्स की, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, इन सब के अंदर हिस्ट्री डली हुई है, सिवाय उन ऑब्जेक्ट से जिन पे बेबल लगा हुआ हो, उनकी आपने हिस्ट्री डिलीट नहीं करनी। ठीक है, बेबल लगा हुआ है इस पे आपने हिस्ट्री डिलीट नहीं करनी। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इन सबकी हिस्ट्री डिलीट कर दें। हमने इससे पहले शेल्फ की बात की थी, शेल्फ में यहाँ पे आप ऐड करवा दें फ्रीज ट्रांसफॉर्म, सेंटर पिवट, डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आए आपने उसकी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन मारनी है और हिस्ट्री डिलीट कर देनी है। फ्रीज ट्रांसफॉर्म, हिस्ट्री, फ्रीज ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हम साथ साथ ग्रुपिंग भी करते रहेंगे और हम इसकी हिस्ट्री और ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते रहेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स नीचे के मिस हैं, जो हमने वुड के वो लगाने थे, हम लगा लेते हैं इसी वक्त। हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट लेके हम इसको, ठीक है। तो ओके, सो अब देखते हैं कि इतनी सारी जो चीजें ग्रुप में पड़ी हुई हैं, ये सब की सब क्या है और हम किस तरह से इसकी ग्रुपिंग को मैनेज कर सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स या तीन ऑब्जेक्ट्स ये सिमिलर है, इन सबको पकड़ के फ्रीज हिस्ट्री और इनको एक ग्रुप डाल देते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप का नाम लिख देते हैं, कुछ भी जो आप नाम लेना चाहें। ये दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, इन दोनों का एक ग्रुप होना चाहिए और ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। इसके अलावा जो एक ऑब्जेक्ट जो एक पार्ट हो बेसिकली, हम उसको एक ग्रुप कर देंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, हिस्ट्री, ग्रुप। इसी तरह से ये सब एक ऑब्जेक्ट हैं, इनको भी फ्रीज ट्रांसफॉर्म, हिस्ट्री, ग्रुप। ठीक है, और एंड में सेंटर पिवट भी कर दें हाथ के हाथ, अगेन एक दो। ओके, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, हिस्ट्री, सेंटर पिवट, ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा ये जो रूफ डिटेल्स हैं सारी, इसको हम इसी के अंदर प्लेस कर देंगे। मिडिल क्लिक से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इन सब का एक ग्रुप कर दें, सेंटर पिवट कर दें। जितने भी ये रूफ टॉप के एलिमेंट्स हैं इन सबको एक उसमें कर दें।
आइसोलेट करके देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, ये हमारा वो एलिमेंट है जो कि बिल्कुल आपके हाउस का। इसको बेवल कर लेंगे हम थोड़ा सा राउंड करने के लिए। ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री, अगेन फिर ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री, विंडो एंड एसी हो गया ये आपका। ठीक है, इसी तरह से ये तीन एलिमेंट्स हैं आपके मेन। और ये जो है ये मिडिल क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब इस पूरे को इन्वायरमेंट को एक ग्रुप बना दें जो कि एक मेन नाम से होगा, फेबियन हाउस। ठीक है, ये आपकी एक फाइनलाइज, तो ये हमने अपने इन्वायरमेंट को फाइनलाइज कर लिया। और एंड में आप इसकी एक लेयर बना दें, फेबियन हाउस। ठीक है, कोई भी कलर देना चाहें कलर दे दें। अच्छा, अगर जो नाम आप लेयर का रखना चाह रहे हैं वही नाम अगर आपके आउटलाइनर में होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफरेंट नाम रखेंगे, कोई भी ऐड कर दें, कोई भी छोटा सा एलिमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फाइनलाइज योर मॉडल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूवीज क्या होती हैं और थोड़ा सा यूवीज को हम ओवरव्यू करेंगे। देन फिर उसके बाद फर्दर यूवीज इसकी अनरैप करेंगे। इंट्रोडक्शन टू यूवीज। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूवीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और यूवीज के थ्रू हम किस तरह से टेक्सचर कर सकते हैं या यूवीज किस तरह से निकाली जा सकती हैं। यूवीज बेसिकली टू डायमेंशनल टेक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि वर्टेक्स की पोजीशन के साथ फॉलो करता है। जिस जगह पे आपका वर्टेक्स होता है उसी जगह पे आपका यूवी का भी पॉइंट होता है, यानी कि उस जगह पे यूवीज मौजूद होती हैं। यूवीज का असल मकसद ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने टेक्सचर करना है तो यूवीज उस टेक्सचर का और उस 3D ऑब्जेक्ट के बीच का एक ब्रिज होता है, यानी कि आप उसको मार्कर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। वैसे तो माया नॉर्मली जितने भी हम पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट उनकी एक यूवीज क्रिएटेड होती है या बाय डिफॉल्ट माया उनकी यूवीज प्रोवाइड करता है। बट जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हैं या मॉडलिंग में हम उसकी शक्ल तब्दील करते रहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसकी यूवीज भी तब्दील होती रहती हैं। जैसे ही हमने कोई फेस डिलीट किया यूवीज भी डिलीट हो जाएंगी उसकी, उस पर्टिकुलर फेस की। और जैसे ही हमने कोई फेस ऐड किया यानी कि एक्सट्रूड किया या हमने कोई बेवल किया तो उसके साथ साथ यूवीज भी अपनी शक्ल तब्दील करती रहती हैं। जब हम कोई मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी यूवीज पे जब हम नजर डालेंगे तो उसकी यूवीज कुछ इस तरह की नजर आएंगी। ये बाय डिफॉल्ट यूवी का एक स्ट्रक्चर है।
आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूवीज देखने के लिए हम वैसे तो यूवी टेक्सचर एडिटर ही यूज करते हैं, ये यूवी एडिटर कहलाता है आपका। और यूवीज के बगैर हम टेक्सचरिंग कर ही नहीं सकते हैं। ये एक बेसिक यूवीज का कॉन्सेप्ट है, और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। आइए देखते हैं कि यूवी एडिटर क्या होता है और इसके क्या ऑप्शंस होते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे यूवी टेक्सचर एडिटर को, और इसके कुछ ऑप्शंस हम समझेंगे कि ये क्या काम करते हैं। यूवी एडिटर को ओपन करने के लिए आपको मॉडलिंग के अंदर ऊपर आप देखेंगे कि यूवी का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको आप जस्ट क्लिक कर दें यूवी एडिटर, ये ओपन हो जाएगा। ये जैसे ही ओपन होगा तो इसके साथ आपको यूवी टूलकिट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, यूवी टूलकिट अगर आपके पास इनेबल ना हो तो यहाँ टूल से जाके आप इसको शो या हाइड कर सकते हैं। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसको समझने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई सिलेक्शन आपके पास मौजूद हो। ओके, ये सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो चार बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो टॉप राइट वाला बॉक्स है ये हमारा एक्टिव एरिया होगा। ठीक है, हम फिलहाल तो टॉप राइट वाले पे ही काम करेंगे, जितनी भी हम यूवी अनरैप करेंगे या जितनी भी हम यूवीज को एडिट करेंगे वो हम टॉप राइट यानी कि इसी पोर्शन में हम करेंगे। ठीक है, ये 2D स्पेस है। इसका जो डायमेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वर्टिकली जो यूवी चल रही है ये आपका वी वाला पार्ट होगा, और जो हॉरिजॉन्टल चल रही है ये आपका यू वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि यू और ये वी। और अगेन के ये एक शेल कहलाता है। ठीक है, कोई भी यूवीस होगी इसका एक शेल कहलाता है, इसके अंदर वही सारे टूल्स हम यूज करेंगे, यानी कि मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। ठीक है, यूवीस को हम पकड़ के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्केल कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यूवीज भी मूव हो सकती हैं और पूरा शेल भी मूव हो सकता है। ठीक है, ओके, सो यूवी टेक्सचर एडिटर की कुछ बेसिक ऑप्शंस हम यहाँ देख लेंगे जो हमें फिलहाल आगे यूज करने हैं। उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपका वाई फ्रेम मोड है, जिसमें हम अभी खड़े हुए देख रहे हैं यूवीज को। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास शेडेड का। शेडेड में आपके पास यूवीज को देखने में थोड़ी सी आसानी रहती है कि अगर मेरे पास यूवीज के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा डार्क कलर आ रहा है तो उसका मतलब यहाँ बहुत सारी यूवीज मेरे पास ओवरलैप हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ, मैं इनको सिंगल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिंगल जो है, जैसे ये भी एक सिंगल यूवीज पड़ी हुई है, तो सिंगल का जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट पर्पल होता है, और जो बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड यूवीज होती है उनका कलर उतना ही डार्क ब्लू की तरफ होता है। ठीक है, जैसे जैसे ओवरलैप होता जाएगा कलर ब्लू की तरफ ज्यादा होता जाएगा। यूवी डिस्टॉर्शन का थर्ड ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कहीं ना कहीं यूवी के अंदर डिस्टॉर्शन मौजूद है और आपको वहां पे थोड़ी बहुत रिलैक्सिंग करनी जरूरी है। देन हम इसको अंडू कर लेते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड को ऑफ कर दें। अगेन वही 3D स्पेस वाली ग्रिड है, लाइक जैसे हमारे पास व्यू बोर्ड में 3D ग्रिड होती है, यहाँ पे 2D स्पेस के अंदर ग्रिड है। ठीक है, ये आपका टेक्सचर बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे आपकी यूवी का जो कट लगा हुआ होगा वहां पे आपको इसके टेक्सचर बॉर्डर नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास शेल बॉर्डर है, यानी कि एक यूवी का जो शेल है, ये एक शेल है यूवी का, इसी तरह से ये एक यूवी का शेल है। ठीक है, ये शेल का बॉर्डर है। उसके बाद आप आ जाएंगे ग्रिड है। ग्रिड के बाद आप देखेंगे तो आपके पास आइसोलेट सेलेक्ट है, यानी कि जिस यूवी को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपकी आइसोलेट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से हम व्यू पोर्ट में आइसोलेट करते हैं। उसके बाद है यूवी स्नैपशॉट, यानी कि हम यहाँ से यूवी सेव करवा सकते हैं, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डिस्प्ले इमेज है, अगर हमने कोई टेक्सचर इसमें कॉल करवा रखा है तो वो हमारा इस एक्टिव शेल के अंदर नजर आएगा टेक्सचर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास चेकर मैप है। चेकर मैप बेसिकली यूवीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि यूवी की डिस्टॉर्शन कितनी है और कितनी नहीं है। इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे।
बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल अप्लाई कर देगा चेकर का, जो कि सिर्फ यहाँ से हट सकता है और यहीं से लग सकता है। ठीक है, ओके। सो एक व्यू कर लेते हैं टूलकिट के ऊपर। ये वही मल्टी कंपोनेंट ऑप्शन है, आपके यूवीस हैं, एजेस हैं और फेस सिलेक्शन है। ठीक है, और ये यूवीस है आपका, हम इसको सेलेक्ट रखेंगे यूवीस को। देन वही सिलेक्शन मार्क की है, ड्रैग है या मार्क की ट्वीक मोड है। सिमेट्री अगेन हम इसकी बाद में बात करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि सिमेट्री हो और हम उसके ऊपर यूवीस कर सकें। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्म करनी है यूवीस को, तो हम उसके पिवट को सेट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मूव करना है एक शेल से दूसरे शेल, हम इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे मूव करने का। टूल्स में हम रोटेशन है, स्केलिंग है, और इसी तरीके से हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूवी प्रोजेक्ट करनी है तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कट एंड स्यू भी हम देखेंगे, क्योंकि कट एंड स्यू के बगैर यूवी एडिट नहीं हो सकती। अनफोल्ड, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। ठीक है, अनफोल्ड का, लेकिन अनफोल्ड में हम सिर्फ और सिर्फ ये अनफोल्ड यूज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन जो हमारा वर्क अराउंड होगा वो अनफोल्ड के अराउंड ही होगा। और अलाइन एंड स्नैप की हमें शायद इतनी कोई जरूरत ना पड़े, लेकिन हम इसको ओवरव्यू कर लेंगे। और उसके बाद सबसे नीचे है यूवी सेट्स, कि कितने यूवी सेट्स इस एक ऑब्जेक्ट के मौजूद हैं। एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा यूवी सेट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन यूवी एडिटर। आइए चलें अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, जिसमें हम देखते हैं प्रोजेक्शन टाइप्स क्या होती हैं। इस लेसन में हम कवर करेंगे प्रोजेक्शन टाइप्स, और हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन टाइप्स को समझने के लिए हमें यूवीज के टैब के अंदर आना होगा। इसका हम मेन्यू ओपन करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ सिलेंड्रिकल, प्लेनर और स्फेरिकल, ये तीन मेन प्रोजेक्शन टाइप्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसको समझने के लिए हम कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स अपने बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, सिलेंडर, बॉक्स यानी कि क्यूब, और स्फेयर। ठीक है, प्रोजेक्शन टाइप को समझने के लिए हमें यूवी टेक्सचर एडिटर भी खोलना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल, प्लेनर और स्फेरिकल, ये नाम से ही जाहिर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका शेप सिलेंडर से क्लोजेस्ट हो, यानी कि सिलेंडर से मिलता जुलता हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेंड्रिकल मैपिंग यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फर्दर हम प्लेनर और स्फेरिकल यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल अप्लाई करते हैं हम अपने सिलेंडर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। और जैसे ही आपने इसको प्रोजेक्शन अप्लाई की, तो प्रोजेक्शन का या यूवी का जो मैनिपुलेटर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सिलेंडर का मैनिपुलेटर सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। हम इसको पूरा क्लोज करेंगे, ठीक है, अपनी परफेक्ट यूवी लेने के लिए। और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक प्रोजेक्शन आ गई है। ठीक है, हम इसको फर्दर समझेंगे। बेसिकली इसने एक सिलेंडर क्रिएट कर दिया है 3D ऑब्जेक्ट के अराउंड में। और सिलेंडर क्रिएट करने के बाद जितने भी ये फेसेस थे, ये आपको ये तमाम फेसेस नजर आ जाएंगे। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो टॉप वाला फेस है, इसकी हमें अनफोल्डिंग करनी होती है। ठीक है, टॉप वाले फेसेस के अगर आप यूवी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके होल्ड रखते हैं यूवी, यूवी सेलेक्ट करेंगे, या हम यहाँ से यूवी सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको देखते हैं अगर, तो ये हमारा ये वाला फेस है। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है मैनुअली। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्यूब पे आते हैं, क्यूब के ऊपर हम प्लानर अगर अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्लानर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। अभी फिलहाल ये एक्स के अंदर अप्लाई हुआ है, तो उसने एक्स वाला जो फेस था, जो फेस हमारा एक्स डायरेक्शन में था, सिर्फ उसी को ये शो कर रहा है। अगर मुझे वाई डायरेक्शन में जो फेस है वो चाहिए, तो मुझे उसके लिए वाई के ऊपर या अपने फेस को सेलेक्ट करके वो दोनों फेसेस आप सेलेक्ट कर लें जो कि वाई डायरेक्शन में फेस हो रहे हैं, और प्लानर के ऑप्शन में जाएंगे और हम यहाँ से इसको बता देंगे कि हमें किस डायरेक्शन में अपना प्लानर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, वाई पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये मेरे वाई के फेसेस आ गए। ठीक है,
अलग अलग फेसेस प्रोजेक्ट करने से ये होता है कि आप उन फेसेस को अलग से मूव कर सकते हैं। अगर मैं एक साथ एक पूरे ऑब्जेक्ट को अनरैप करूंगा तो मैं अलग अलग फेसेस को मूव नहीं कर सकता। इसके बाद हम अपने स्फेरिकल पे देखते हैं कि स्फेरिकल प्रोजेक्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसने इस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक स्फेयर क्रिएट कर दिया है। और मैं इसको अगर क्लोज करता हूं तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक स्फेयर यहाँ पे प्रॉपर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जनरेटेड है, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको ऊपर पूरा क्लोज कर दूंगा। तो अब बेसिकली इसको क्लोज करने से क्या होता है कि ये जो यूवी का एक कंप्लीट शेल है, इसके अंदर यूवीस आपकी आनी चाहिए प्रॉपर। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था प्रोजेक्शन टाइप्स का। अब हम इन्हीं तीनों टाइप्स को लेते हुए हम आगे अपने ऑब्जेक्ट को अनरैप करेंगे इसके बाद वाले लेसन के अंदर। और हम देखते हैं कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और किस तरह से हम कस्टमाइज यानी कि किस तरह से हम अपने मॉडल हुए हुए ऑब्जेक्ट्स की यूवीज अनरैप कर सकते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि अनरैपिंग किस तरह से की जाती है। प्रीवियस लेसन में जैसे हमने देखा था कि प्रोजेक्शन टाइप्स क्या होती हैं, उन्हीं प्रोजेक्शन टाइप्स को यूज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अनरैप करेंगे। बेसिकली यूवीस ओपन करना या यूवीस खोलने के प्रोसेस को हम अनरैपिंग कहते हैं। तो हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो। लाइक इस वक्त मुझे यही एक ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आ रहा है जिसमें थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेशन है शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक ये बिल्कुल स्क्वायर भी नहीं है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल भी नहीं है। इसका ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये हाफ सिलेंडर है और ये बॉक्स में भी है, ठीक है। और काफी सारी इसमें चीजें मौजूद है। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ और हम इसको अनरैप करेंगे। इसको अनरैप करने के लिए हम अपना कॉर्ड व्यू ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम पैनल्स में हम अपना यूवी टेक्सचर एडिटर ऑन कर लेंगे या यूवी एडिटर हम इनेबल कर लेंगे ताकि हमें साइड बाय साइड एक अच्छा व्यू मिल सके। ओके, सो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। हम इसको वायरफ्रेम कर लेते हैं और अब हम इसकी अनरैपिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट की शेप को अगर देखें तो हमें इससे अंदाजा ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो या तीन डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, जिसमें से हमारा एक प्लानर हो सकता है और एक हमारा जो अनरैपिंग का जो टूल हो सकता है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। चलें इस पे प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर प्लानर अप्लाई करेंगे और हमें इसकी डायरेक्शन देखनी होगी या हम इसका पहले एक्सेस देखेंगे। फेस मोड पर आप आ जाएं और पेंट सिलेक्शन टूल ले लें, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट कर लें, जो भी हमें फेसेस जो हमारे फेसेस जी को फेस कर रहे हैं उन सारे फेसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनके ऊपर हम एक प्लानर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो रह गया ये मिड का पार्ट जो रह गया है, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या करेंगे कि हम अगेन के हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो एक्सेस बन रहा है वो एक्स बन रहा है, हम एक्स पे रख के इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये एक्स की हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी। इसको आप उठा के साइड में रख दें, ठीक है। अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बाद में डबल क्लिक करेंगे तो वो शेल सेलेक्ट हो जाएगा। या अगर आप यूवीज के अंदर हैं तो आप किसी भी यूवी पे डबल क्लिक कर दें वो शेल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप टॉप के फेसेस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और वाई से आप अपने प्लानर को प्रोजेक्ट कर दें। और अगेन जो हमारे पास रह गया है वो बॉटम वाला पार्ट रह गया है। वो सिलेक्शन आप या तो यूवी टेक्सचर एडिटर से ले सकते हैं ड्रैग करके, या फिर आप यहाँ अपने व्यू पोर्ट से इसको सेलेक्ट कर लें। अप्लाई, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है
इसको हम ये करेंगे कि 4 प्रेस करें और देखेंगे इसका शेप क्या बन रहा है, और उसी हिसाब से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे भी ये जी पे फेसेस मेरे बन रहे हैं, तो मैं इसको जी के ऊपर अप्लाई करूंगा और इसको मैं उठा के साइड में रख दूंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इस बीच वाले शेल की नीड है जिसमें मेरी यूवीज प्रोजेक्ट हो रही है। उसके बाद आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं यूवीज पे। जब आप काम कर रहे हो तो आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं अपनी यूवीज को, लेकिन जब आप यूवीज फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसी शेल के अंदर रखना जरूरी है। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फेसेस को। अब ये जो फेसेस हैं जो अराउंड चल रहे हैं, ठीक है, इन फेसेस को या तो हम पहले इनको डीसेलेक्ट कर लें आप, और उसके बाद हम जो एक्स पे फेसेस बन रहे हैं, नीचे देखें आपको यहाँ मैनिपुलेटर नजर आ रहा है, हम इसको एक्स पे प्रोजेक्ट कर लें पहले। ठीक है, एक्स पे प्रोजेक्ट करने के बाद हम इसको साइड में रख लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास वाई के फेसेस आ जाएंगे। वाई के फेसेस आप लेके इसको प्रोजेक्ट अप्लाई कर दें, आई मीन प्रोजेक्शन इस पे हमने अप्लाई कर दी। तो अब हमारे पास इसकी यूवीज तो अनरैप हो गई हैं, लेकिन अभी यूवीज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हुई हुई हैं। हमें इसको जस्ट सीयू करना है, यानी कि इनको आपस में हमें जोड़ना है, जो एक हमारा प्रोसेस है इसका। फर्दर काम करने से पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी हिस्ट्री जनरेट होती जा रही है, हम इसको डिलीट कर देंगे, हिस्ट्री डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट की फर्दर यूवीज को अनरैप करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो अनरैप तो हो गई है यूवीज, लेकिन अभी ये अरेंज नहीं है, ये अरेंज ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमने यूवीज के शेल को प्रोजेक्ट किया था, वो तमाम के तमाम शेल जिन पे हमने सिलेक्शन ली, जैसे हमने टॉप के ऊपर अगर ये फेसेस हमने सेलेक्ट किए थे, तो इन फेसेस को जब हमने प्रोजेक्ट मारा तो देखेंगे कि इसके अराउंड में एक व्हाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्सचर बॉर्डर होता है, इसका मतलब यहां से यूवीज कटी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस एज को मैं ज्वाइंट कर दूं इन दोनों, आई मीन के इन दोनों यूवीज को मैं ज्वाइंट कर दूं, तो देखिएगा कि आपका जो बॉर्डर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, यानी कि जो टेक्सचर बॉर्डर की जो सीम आ रही थी ये डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये बॉर्डर भी है और इसको हम सीम भी कहते हैं। अंडू कर लेते हैं। ठीक है, हमें करना यही है कि हमें एक तो सीम्स सारी रिमूव करनी है, जहां पे अननेसेसरी सीम आ रही है वहां पे हमें रिमूव करनी है। और सीम बेसिकली मटेरियल को देखते हुए भी लगाया जाता है या ऑब्जेक्ट को देखते हुए भी लगाई जाती है। अब हम अपनी यूवीज को अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे इनको मर्ज कर देंगे। जो जो हमारे पास टेक्सचर बॉर्डर सीम नजर आ रही है, जहां पे हमें सीम नहीं चाहिए, जैसे मुझे इस जगह पे सीम नहीं चाहिए, मैं इनके एजेस सेलेक्ट करूंगा 3D व्यू पोर्ट से, और कट एंड सीव पे जाऊंगा। मूव एंड सीव का सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो यूवीज हैं ये ज्वाइंट हो चुकी हैं सारी। ठीक है, और अब मैं इसको अनरैप करूंगा। उसका तरीका ये है कि हम जाएंगे मॉडिफायर में, और सेकंड लास्ट ऑप्शन है अनफोल्ड का, इसके ऑप्शन ओपन कर लें। इसके आप ऑप्शन ओपन करेंगे अनफोल्ड यूवीज के, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्वर ऑप्शन के अंदर इटरेशन है, आप इसको 5 कर दें एटलीस्ट, और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जो इस फेस से लेके इस फेस तक, इस फेस से लेके इस फेस तक जो है, ये पूरा का पूरा एक अनफोल्ड हो चुका है 2D स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स होती है यूवी अनरैप करने की, कि जो हमारा 3D का जो ऑब्जेक्ट है वो 2D स्पेस में अनफोल्ड हो जाए, ताकि जब मैं इसके ऊपर टेक्सचर पेंट करना शुरू करूंगा इस जगह से इस जगह तक, तो वही टेक्सचर मेरे 3D के अंदर इस जगह से स्टार्ट होगा और होता हुआ वो यहाँ तक मुझे नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स होती है अनरैपिंग करने के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज, जब आप अनरैपिंग कर रहे हो
तो आपको ख्याल ये रखना होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका 3D स्पेस के अंदर जिस स्केल का है उसकी यूवीज उसी स्केल पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, अब लेट सपोज के पूरा मेल बॉक्स का साइज जो है वो बड़ा है और इसके अंदर जो ये वाले जो फेसेस हैं जो हमने बाद में अनफोल्ड किए थे, ये कंपैरेटिवली इसका 1/3 है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यूवी स्पेस के अंदर इन दोनों के स्केल में 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस है। यानी कि 50%, अगर मैं इसको बात करूं, ये 60% इसके स्केल पर है। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम आप यूवी शेल्स को सेलेक्ट कर लें और इनको भी आप मैनुअली स्केल डाउन कर सकते हैं और अपने स्केल को मैच कर सकते हैं एक अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, और सेकेंडली ये कि हम अब अननेसेसरी जगहों को हम सीव करेंगे ताकि हमें एक बेहतर स्पेस मिल सके। हमें कोशिश ये करनी होती है कि शेल के अंदर रहते हुए हमें सारा अपना यूवीज को प्लेस करना होता है। और हमने अब जो आउटर शेल है, जो बेसिकली जो उसका आउटर पार्ट है, ठीक है, जो यू बैंड में बन रहा है या ए शेप में जो बन रहा है, तो इसको तो हमने अनफोल्ड कर दिया है और इसको हमने एक तरीके से काफी बेहतर कर दिया है। ठीक है, हम अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं हम उसको देखते हैं कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रंट को बॉटम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये करूंगा कि फ्रंट और बॉटम के बीच में जो एज जा रही है, मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन मूव एंड सीव कर दूंगा। जैसे ही मूव एंड सीव करूंगा तो मेरा ये वाला जो बॉटम का जो पार्ट था उसने बेसिकली क्या किया कि वो जाके मर्ज हो गया यहाँ से। और उसको मर्ज होने के बाद जब मैं यूवीज को अपनी सेलेक्ट करूंगा तो अगेन मुझे यहाँ से मॉडिफायर से इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ तो ये अपनी एक शेप में आ गया है। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी ये शेप। बेसिकली ये यहाँ तक, इस एजेस तक जो है वो ये पार्ट है और उसके बाद आपका ऊपर वाला पार्ट ये चल रहा है और नीचे वाला पार्ट इसका ये चल रहा है। ठीक है, तो ये 3D स्पेस है, ये 2D स्पेस है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो अंदर वाले जो पार्ट्स थे उसको हम किस तरह से एक ही उसमें लेकर आ सकते हैं। तो यूवीस एजेस हमने सेलेक्ट कर लिए और हम इसको सीव कर देंगे ताकि ये एक पार्ट में बन जाए, यानी कि ये एक यूवी स्पेस के अंदर आ जाए। ठीक है, और हम इसको अनफोल्ड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वो जो 3D स्पेस है, अगर मैं इसको यहाँ फेसेस सेलेक्ट करके इसको आइसोलेट कर लूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा कि ये जो ऑप्शन है मेरा, जो कि आप अभी देख रहे हैं 3D के अंदर जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको अगर आप अनरैप करेंगे तो 2D के अंदर आपकी ये शक्ल कुछ बनेगी। ठीक है, ये बेसिकली अनरैपिंग कहलाती है कि आपका जो भी 3D का स्पेस है वो 2D के अंदर अनफोल्ड हो जाएगा या अनरैप हो जाएगा, तो उसकी शक्ल 2D के अंदर फ्लैट किस तरह की होगी वो आपकी यूवीज के ऊपर डिपेंड करता है, या वो आपकी यूवीज बताती है। हिस्ट्री रीड करते रहें। ओके, सो अब हम इन सबको अपनी यूवी स्पेस के अंदर एक उसमें करके रखेंगे। उसका तरीका ये है कि या तो आप इसको अगेन सबको पकड़ के अनफोल्ड कर दें और यहाँ से इसकी आइटरेशन बढ़ा दें और लेआउट यूवीज के ऊपर चेक लगा के इसको अप्लाई कर दें, तो ये आपका यूवी स्पेस भी सेट कर देगा, आपके यूवीज को लेआउट कर देगा। अपने यूवी शेल को पकड़ें और उसको सीधा कर दें। कोई भी चीज आप बिल्कुल रैंडमली रोटेशन पे ना रखें या इन्वर्ट पे ना रखें। ठीक है, उससे आपको प्रॉब्लम होगी आगे टेक्सचर करने में। हम इसको अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा और कोशिश करें कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर भी आपकी यूवीस ना रखी हुई हो, बिल्कुल एज के ऊपर आपकी यूवीस रखी हुई है, ये भी आपको टेक्सचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं बॉर्डर लाइन से, और अगर थोड़ा बहुत स्केल भी करना पड़े तो आप उसको थोड़ा बहुत स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर यूवीज का। अब हम इसकी इन्वायरमेंट की यूवीज ओपन करके, इस लेसन में हमने देखा कि यूवी अनरैपिंग किस तरह से की जाती है।
इसी तरीके से आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की यूवीस अनरैप करें, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं मटेरियल्स की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मटेरियल्स की। मटेरियल्स को समझने के लिए हम कोई एक तस्वीर ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर को, कि जिसमें आपको मुख्तलिफ स्फेयर नजर आ रहे हैं। देखने में तो सबकी फॉर्म एक जैसी ही लगती है, मगर फिर भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। जो चीज इनमें फर्क पैदा करती है वो है विजुअल आइडेंटिफिकेशन, कि आप किस ऑब्जेक्ट को किस एट्रीब्यूट के साथ देख रहे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इस पे भी हम बात कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनमें डिफ्यूज, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग शामिल है। इसके अलावा भी बेशुमार हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर मुख्तलिफ पाए जाते हैं। चले हम इन अपने बेसिक एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने एक नई इमेज ओपन है जिसके अंदर आपको 5 डिफरेंट स्फेयर नजर आ रहे हैं। इन पांचों डिफरेंट स्फेयर के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा है खाली, ठीक है। पहला स्फेयर जो कि सिर्फ आपको डिफ्यूज शो कर रहा है, इसके अंदर और कोई एट्रीब्यूट नहीं है। डिफ्यूज का मतलब होता है उस मटेरियल की टेक्सचर प्रॉपर्टी या कलर प्रॉपर्टी, यानी कि उसके अंदर कलर कौन सा डला हुआ है या उसके अंदर अगर टेक्सचर लगा हुआ है तो टेक्सचर क्या लगा हुआ है, वो उसका डिफ्यूज कहलाता है, ठीक है। दूसरे मटेरियल में आपको जो शाइन नजर आ रही है ये स्पेकुलर कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो व्हाइट स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम शाइन कह सकते हैं या शाइनीनेस कह सकते हैं, ये बेसिकली स्पेकुलर कहलाता है, जो कि ऑलमोस्ट हर मटेरियल में इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, मेटल हो, रबर हो या आपका कोई और थर्ड मटेरियल। इसके बाद अगर आप मटेरियल देखते हैं, थर्ड नंबर पे जो स्फेयर नजर आ रहा है ये देखिए कितना रिफ्लेक्टेड है। ये भी एक बेसिक एट्रीब्यूट है एक मटेरियल का, रिफ्लेक्शन, के हमें मोस्टली यूज करनी पड़ती है रिफ्लेक्शंस। अब चाहे वो फुल रिफ्लेक्टेड मिरर मटेरियल हो या बहुत ही माइनर सा रिफ्लेक्टेड हो, बहुत ही स्लाइटली सी रिफ्लेक्शन नजर आ रही हो जिसमें। चौथा मटेरियल आपको नजर आ रहा है ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन बेस्ड मटेरियल है, यानी कि इस मटेरियल से हम ग्लास बनाते हैं। लाइक अगर आप टेबल पे रखे हुए अपने कोई भी क्रॉकरी सेट को बनाना चाहें तो वो इस मटेरियल के थ्रू बनाते हैं, जैसे आपका पानी का पीने का ग्लास, या इसी तरह से हम प्लास्टिक की बॉटल्स बनाते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन के मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम पानी की भी हम शेडिंग कर सकते हैं और डिफरेंट कोई और लिक्विड ऐसे जो कि जैसे आपके पास कोई शरबत है या आप कोई ड्रिंक्स बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्शन को उन मटेरियल्स में इस्तेमाल करते हैं। पांचवा जो लास्ट मटेरियल या जो मैं लास्ट बेसिक एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उनमें से एक है स्कैटरिंग का। इसको हम ट्रांसलूसेंसी भी कह सकते हैं। ये एट्रीब्यूट ज्यादातर इस्तेमाल होता है स्किन के मटेरियल के अंदर या वैक्स के मटेरियल के अंदर हम यूज कर सकते हैं, वुड के मटेरियल में हम यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप इन पांचों एट्रीब्यूट्स को जहन में रखें और हम दोबारा अपनी फर्स्ट इमेज पे आते हैं, तो इसमें आप अब देखेंगे कि इन 5 जो बेसिक मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, लेकिन इन 5 एट्रीब्यूट्स में से आपको हर मटेरियल के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट जरूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पहला लेता हूँ जो ये वाला मटेरियल है मैट का, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें आपको डिफ्यूज नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे कितना बड़ा स्पेकुलर सा नजर आ रहा है जो कि बहुत डिम हुआ है, ठीक है। इसकी भी हमारे पास फुल ऑप्शंस होते हैं स्पेकुलर कंट्रोल करने के। इसके बाद आप देखें शाइनी का मटेरियल है, ये मटेरियल आप देखें इसके अंदर बहुत हार्ड स्पेकुलर है, ये रिफ्लेक्शन आ रही है जमीन से उठती हुई सारी, ठीक है। और ये आपका डिफ्यूज कलर है। इसी तरह से आप इसमें भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन में चल रहा है, ये स्पेकुलर आ गया आपका और ये आपका डिफ्यूज कलर, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे ये बेसिक यूज का एक मटेरियल है, ठीक है। ये अब अगर आप बात करें इस मटेरियल की, मैं अगर बात करता हूँ तो देखिए इसके अंदर ये रिफ्रैक्टेड का एलिमेंट भी आ गया, रिफ्रैक्शन का एक अमाउंट इसके अंदर रिफ्रैक्शन की या ट्रांसमिशन की मौजूद है कि जिससे ये लाइट इसमें से पास होके सी थ्रू हमें नजर आ रहा है, इसके कॉस्टिक नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से ये ग्लास का एक मटेरियल है आपके पास। तो
हर मटेरियल के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि उस मटेरियल को डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये मटेरियल क्या है और ये सरफेस इन दी एंड आपको क्या नजर आने वाली है। तो ये था हमारा आज का लेसन, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हाइपर शेड क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर शेड के ऊपर, और हम देखेंगे कि हाइपर शेड क्या होता है और किस तरह से उसको कॉल किया जाता है। हाइपर शेड को माया में ओपन किस तरह से करते हैं, और हाइपर शेड ब्राउजर है माया के अंदर जिसके थ्रू आप अपने शेडिंग नेटवर्क्स को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं। इवन आप खाली शेडर्स को नहीं बल्कि सीन के अंदर आपका जो पूरा माया का सीन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, लाइक उसमें आपका अगर कैमरा है, आपके पास उसका टेक्सचर्स हैं या लाइट्स हैं या वटेवर जो भी यूटिलिटीज नोड्स हैं, वो सारी की सारी आप हाइपरशेड से कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विंडोज, उसके अंदर रेंडरिंग एडिटर। रेंडरिंग एडिटर के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा हाइपरशेड का। इसको ओपन करते हैं। ओके, हाइपरशेड ओपन हो चुका है हमारे पास, और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे आपके पास एक मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ बटन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो मेन्यू बार और इन बटन्स के बीच में देखें, ये एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली ब्राउजर है। ठीक है, अगर हम इसको अनटैग करना चाहें हम इसको अनटैग भी कर सकते हैं। ओके, इसको आप अगेन अरेंज कर लें आप अपना पूरा हाइपर शेड, इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये ब्राउजर है, ब्राउजर आपका स्टोर करता है सारी इंफॉर्मेशन जिसमें मटेरियल्स हैं। अगर आपके यहाँ पे मटेरियल्स बने होंगे तो यहाँ सारे मटेरियल्स आपके शो हो रहे होंगे। इसमें आपके टेक्सचर्स हैं। ठीक है, जितने भी टेक्सचर्स होंगे सीन के वो यहाँ पे आप उनको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी यूटिलिटी नोड्स देख सकते हैं। रेंडरिंग के एलिमेंट्स हैं कुछ, यहाँ पे कुछ रेंडर लेयर्स होती हैं वो हम देख सकते हैं। लाइट्स हो गई, इसी तरह से कैमरा और शेडिंग ग्रुप्स, बेक सेट्स, प्रोजेक्ट्स, एसेट नोड्स। ठीक है, सो ये ब्राउजर की हमारी एक विंडो है। इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑन है, इसका मतलब आपके जो शेडर्स हैं अगर उसमें टेक्सचर्स लगे हुए हैं तो ये उनका प्रीव्यू दिखाएगा आपको। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये प्रीव्यू लोड नहीं करेगा, आपका जो शेडर है उसके ऊपर जो टेक्सचर लगा होगा वो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये आपका आइकन व्यू है, ये आपका लिस्ट व्यू है। ठीक है, और इसी तरह से ये अगर आपका आइकन व्यू है तो ये कितने बड़े उसके थंबनेल जनरेट करेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स है उसकी कि सॉर्ट बाय नेम है या सॉर्ट बाय टाइप है, ये सॉर्ट बाय टाइम है, ये सॉर्ट इन रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, ब्राउजर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास लेफ्ट बॉटम के ऊपर क्रिएट की एक विंडो है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास माया, हम माया को देख लेते हैं फिलहाल, अभी फिलहाल आर्नोल्ड को हम नहीं रिव्यू कर रहे। माया के अंदर आप देखेंगे सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट्स, 2D 3D इन्वायरमेंट, टेक्सचर, लाइट्स और रेंडरिंग, ग्लो वगैरह। ठीक है, ये वो टैब है कि माया की अपनी जितनी भी यूटिलिटीज हैं, चाहे वो शेडर्स की हो, चाहे वो 2D टेक्सचर्स की हो, 3D टेक्सचर्स की हो, हम सब यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो आपको दिखा देगा। अगेन यहाँ से आप उसके प्रीव्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सरफेस के अंदर आके आप यहाँ से इसको ओके ओके सो राइट टॉप पे आप देखेंगे आपका मटेरियल व्यूअर है। ये क्या करेगा, मैंने किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं मटेरियल सेलेक्ट करूंगा वैसे ही वो अपना एक व्यूअर ओपन कर लेगा और वहां पे उस मटेरियल का प्रीव्यू आपको कराना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हम उसी तरह रोटेट करते हैं जिस तरह हम अपने व्यू पोर्ट पे काम करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके माउस की से हम टम्बल करेंगे इसको। ठीक है, सेम वही ऑप्शंस हैं प्रीव्यू करने के। जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे वो मटेरियल बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रीव्यू हो जाएगा। आप उसको यहाँ से हार्डवेयर के बजाय जो भी आपके इंजन होंगे, हम जिस पर बाद में बात करेंगे, उस पर आप शिफ्ट करके देख सकते हैं। शेडर वॉल की जगह आप क्लॉथ कर लें, क्लॉथ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप टी पॉट कर लें और फर्दर ओशियन एंड देन
ग्लास फिल, हेयर, स्फेयर, प्लेन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यूजुअली हम शेडर बॉल पे ही रखते हैं क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर हमारी हो जाती है तकरीबन। ओके, इसके अंदर अगेन कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो हमने हमारे पास व्यू कोड में भी होते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करना, रीसेट करना चाह रहे हैं, इसके बाद हम इसको रीसेट कर सकते हैं कैमरे की ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर हमारा कैमरा कहीं रोटेट हुआ हुआ है या हमारी शेडर बॉल नजर नहीं आ रही है कहीं पे, हम रीसेट कर लेंगे, हम इसको पॉज कर देंगे ताकि ये अपडेट ना हो, क्योंकि ये आपकी काफी ज्यादा जीपीयू की या सीपीयू की जो भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी ये काफी यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मौजूद है एक्सपोजर। रीसेट कर लें, देन अगेन वही हमारे पास गैमा और गैमा की डिफरेंट प्रोफाइल्स। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी एडिटर है। ये वही एडिटर है जो कि आप कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर से लेकर आते हैं। मटेरियल कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर वो उसका एट्रीब्यूट ओपन कर देगा और उसके बाद आप अपने मटेरियल को चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आप उसको अपडेट करना चाहें। अगर मैं इनको क्लोज कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक मेन जो मेरी विंडो है वो आपको नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है प्रेस टैब टू क्रिएट नोड। ठीक है, ये मेरा वो मेन एरिया है सारा का सारा जहां से मैं अपने मटेरियल्स को एडिट करता हूँ या उनके कनेक्शंस क्रिएट कर रहा होता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से विंडो पे जाएंगे तो आप अपने जो वो टैब आपने बंद जो टैब आपने बंद किए थे वो तमाम टैब आप यहाँ से कॉल करवा सकते हैं अगेन, और उनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट, मैं चाहता हूँ क्रिएट मेरा लेट सपोज यहाँ रहे और प्रॉपर्टी एडिटर मेरा वहां रहे, तो अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहें आप उन सबको अरेंज कर सकते हैं। हमने अभी हाइपरशेड को एक बड़े बेसिक तरीके से रिव्यू किया है। हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने शेडिंग के सेक्शन के अंदर। जब हम शेडिंग ओवरव्यू कर रहे होंगे तो हम हाइपरशेड को मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि हाइपरशेड में किस तरह से हम काम कर सकते हैं और किस तरह से हम हाइपरशेड में शेडर को कंट्रोल या एडिट कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे शेडिंग की और इसका टॉपिक होगा शेडिंग ओवरव्यू। हम माया में अपने शेल्फ्स पे आते हैं तो शेल्फ के अंदर हमारे पास रेंडिंग का एक शेल्फ है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि हम माया में यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद है अनाइजोट्रॉपिक, सेकंड नंबर पे है ब्लिन, थर्ड नंबर पे है लैम्बर्ट, फोर्थ नंबर पे मिलेगा आपको फॉन्ग और उसके बाद फॉन्ग ई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनाइजोट्रॉपिक मटेरियल से। आपको इन मटेरियल्स के आइकन्स के ऊपर अलग ही नजर आ रहे हैं इनके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स। जैसे अनाइजोट्रॉपिक के ऊपर एक वाइट कलर की लाइन है, ये बेसिकली इसका स्पेकुलर है। अनाइजोट्रॉपिक क्या होता है इसको हम एक रेफरेंस इमेज से समझ लेते हैं। ओके, सो अनाइजोट्रॉपिक मटेरियल जो हम देख रहे हैं उसकी सबसे खास बात यह है कि उसके अंदर अनाइजोट्रॉपी होती है। अनाइजोट्रॉपी रिफ्लेक्शन में भी हो सकती है, स्पेकुलर में भी हो सकती है। अनाइजोट्रॉपिक मटेरियल की पहचान यही है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो आपको जो इमेज में नजर आ रही है कुछ इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो रिफ्लेक्शन में हो या स्पेकुलर में हो, ये अनाइजोट्रॉपी कहलाती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो मिड वाली जो बॉल है, स्फेयर जो रखा हुआ है, इसके अंदर जो एक जो स्पेकुलर इस तरह से जनरेट हो रहा है जो कि एक राउंड शेप में हो रहा है, ये अनाइजोट्रॉपिक कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वाला जो मटेरियल है ये अनाइजोट्रॉपिक है, ये भी अनाइजोट्रॉपिक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जो है आपके राइट साइड पे ये मटेरियल भी अनाइजोट्रॉपिक मटेरियल है। ठीक है, तो अनाइजोट्रॉपिक एक अपनी अलग पहचान रखता है।
स्पेकुलर्स के अंदर और रिफ्लेक्शन के अंदर ज्यादातर इसके जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको मेटल के अंदर जो मिलेंगे वो फ्राइंग पैन हो गया, या आपका कोई ऐसा देगचा जिसमें हम खाना पकाते हैं उसके बॉटम पे आपको अनआइसोट्रोपिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है ब्लिन। और ब्लिन क्या हमें डिफरेंस देता है? ब्लिन का जो स्पेकुलर होता है वो शार्प हो सकता है और इसके अंदर रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और इसके अंदर आप इसकी रिफ्लेक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। अनआइसोट्रोपिक मटेरियल को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि डिफ्यूज की, डिफ्यूज या कलर, अगर हम देखें इस मटेरियल के अंदर हम कलर को क्लिक करते हैं, इसके ये जो इसका जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम कलर देख रहे हैं, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको कोई भी दूसरा कलर हम इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे ये अपडेट भी करता रहेगा साथ साथ। ठीक है, तो ये कलर हो गया, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी हो गई जो कि हमने इससे पहले भी बात की थी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन डिफरेंट चीज है, ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट चीज है। इसके बाद इसका एम्बियंट कलर है। एम्बियंट क्या होता है कि जो कलर हम चूज करेंगे एम्बियंट के अंदर वो उस शेडर के एम्बियंस में आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ है इनकैंडेंस, ये एट्रीब्यूट्स भी हम आगे जाके रिव्यू करेंगे। इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा नीचे यहाँ पे डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या है? ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट किया था कलर के अंदर से। डिफ्यूज उस कलर का पैरामीटर है जो कि हम उसको कंट्रोल करते हैं कि कितने परसेंट कलर वो अलाउ करे रेंडर पे आने के लिए। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा इसका मतलब मैं इस कलर का 0% देखना चाह रहा हूं तो वो मुझे 0 पे दिखा देगा, यानी कि 0 मतलब ब्लैक। अगर मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है मुझे डिफ्यूज 0.5 कर दे तो दैट मीन के ये जो कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी 0.5 की वैल्यू दिखा दे। ठीक है, नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे इसकी स्पेकुलर शेडिंग के अंदर ये इसकी एनाइसोट्रॉपी है। बेसिक जो इसकी जो मेन एनाइसोट्रॉपी है वो यहाँ पर है। हम इसके एंगल को अगर छेड़ें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो स्पेकुलर का एंगल बन रहा है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसका स्प्रेड एक्स और स्प्रेड वाई दोनों आपके पास एंगल मौजूद हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। मैं इसकी रफनेस को ख़त्म कर दूंगा अगर, तो ये शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है। इसके बाद हम जाते हैं ब्लेंड के अंदर। ब्लेंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगेन कुछ चीज़ें हमारे पास कॉमन है जो कि कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट ये तमाम मटेरियल के अंदर सेम होता है। बस इस कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट के अंदर आपको कलर, ट्रांसपेरेंसी, एम्बियंट कलर, इनकैंडेसेंट कलर, बम्प मैप, डिफ्यूज और ये बाकी तीन जो एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं ये आपको सेम मिलेंगे इन तमाम मटेरियल के अंदर, पांचों के अंदर। और नीचे स्पेकुलर शेडिंग आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, अभी हम ब्लेंड के अंदर हैं। अगेन कलर की वही साइंस है, वही थ्योरी है हमारे पास कि जो हमने इससे पहले अनआइसोट्रोपिक मटेरियल में हम देखी थी। स्पेकुलर में आ जाते हैं इसके। अब इसके स्पेकुलर में देखें डिफरेंट चीजें हैं। वहां पे अनआइसोट्रोपिक के अंदर हमारे पास स्प्रेड एक्स स्प्रेड वाई डिफरेंट था। ब्लेंड के अंदर हमें डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे हमें एसेंट्रिसिटी मिल रही है, स्पेकुलर रोल ऑफ मिल रहा है, स्पेकुलर कलर मिल रहा है, रिफ्लेक्टिविटी कंट्रोल अलग मिल रहा है हमें, और रिफ्लेक्टेड कलर अलग मिल रहा है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या काम करती है? ये जो हम स्पेकुलर देख रहे हैं छोटा सा ये व्हाइट जो हॉट स्पॉट है ये हमारा स्पेकुलर है। ये इसके साइज को हम कंट्रोल कर रहे हैं एसेंट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, स्पेकुलर रोल ऑफ उस स्पेकुलर की वैल्यू है कि कितना हार्ड हिट करेगा या कितना हार्ड ये शाइन करेगा। ठीक है, और इसका नीचे कलर है कि अगर ये शाइन कर रहा है तो ये किस कलर में शाइन करेगा। मैं रेड में करूं या मैं ब्लू में करूं, मैं इस कलर में करूं या येलो में करूं। ठीक है, तो ये इसका कलर है, ये उसकी ओपेसिटी आप कह सकते हैं रोल ऑफ जो है, और एसेंट्रिसिटी इसका साइज है, रेडियस है। ठीक है,
और रिफ्लेक्टिविटी आप बताएंगे कि ये मटेरियल कितना रिफ्लेक्टेड होगा। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ कर दी तो देखिए ग्राउंड की जो रिफ्लेक्शन आ रही थी वो बिल्कुल जा चुकी है। रिफ्लेक्शन को ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे पूरा मटेरियल मेरा रिफ्लेक्टेड हो गया। जब रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है तो स्पेकुलर खत्म हो जाते हैं, ये हमेशा बात याद रखिएगा। तो जब मैं रिफ्लेक्शन कम करूंगा थोड़ी सी तो देखिएगा मेरा ये इस बराबर वाला स्फेयर भी नजर आ रहा है और सीन में रिफ्लेक्शन भी है और यहाँ पे एक स्पेकुलर भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लेन है। इसके बाद अगर हम देखते हैं लैम्बर्ट के अंदर, जो कि एक बेसिक मटेरियल है हमारा। अच्छा, लैम्बर्ट के अंदर कभी भी आपको स्पेकुलर्स नहीं मिलेंगे। कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट अगेन वही चीज है, और माया का जो डिफॉल्ट मटेरियल है वो भी लैम्बर्ट ही होता है। आप कोई भी चीज जब भी क्रिएट करेंगे माया के अंदर तो उसमें डिफॉल्ट लैम्बर्ट 1 अप्लाई हुआ आता है। दैट मीन के उसके अंदर ना ही आप रिफ्लेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर आप स्पेकुलर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोंग की तरफ। नेक्स्ट मटेरियल हमारा फोंग है। फोंग में अगर हम देखें तो फोंग का स्पेकुलर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोसाइन पावर है, स्पेकुलर कलर है, रिफ्लेक्टिविटी है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था ब्लिन के अंदर या अनाइसोट्रॉपिक के अंदर के यहाँ पे हमारे पास एसेंट्रिसिटी थी ब्लिन के अंदर, और अनाइसोट्रॉपिक के अंदर हमारे पास स्प्रेड में डिफरेंट वैल्यूज होती थी जिससे हम अपने स्पेकुलर को कंट्रोल करते थे। यहाँ पे कोसाइन पावर का क्या मतलब है? ऊपर के मटेरियल अगेन वही सेम है, हम नीचे के मटेरियल्स की अगर बात कर रहे हैं, मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। कोसाइन पावर क्या करेगा? आपका जितना कोसाइन पावर कम होगा उतना ही ज्यादा स्प्रेडेड हमारा स्पेकुलर होगा पूरी सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे मैं इसको कोसाइन पावर को बढ़ाता रहूंगा, आसपास का स्पेकुलर का जो कलर है वो सब एक रेडियस में कम होते होते जहां पे आपका मेन स्पेकुलर जनरेट हो रहा है वो वहां पे उसको हार्ड करना शुरू कर देगा, और बाकी तमाम आपकी सरफेस वो स्पेकुलर फ्री हो जाएगी काइंड ऑफ, और जो मेन एरिया है जहाँ पे आपका स्पेकुलर शाइन कर रहा है वो आपका और हार्ड होता चले जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी आप एट्रीब्यूट देख रहे हैं, पैरामीटर्स देख रहे हैं, जिनकी यहाँ पे भी 100 इसकी मैक्स वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पैरामीटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये इसकी कोसाइन पावर है। स्पेकुलर कलर अगेन वही बात कि अगर मैं यहाँ पे कोई कलर ऐड कर दूं तो जहां जहां स्पेकुलर आ रहा होगा इस पूरे मटेरियल के अंदर वो उस कलर का हो जाएगा जो कि कलर मैंने उसको असाइन किया है। अगेन रिफ्लेक्टिविटी में फुल कर दूंगा, मेरा स्पेकुलर बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो नेक्स्ट मटेरियल है हमारा फोंगी। इसके अंदर आप देखेंगे इसके स्पेकुलर के जो एट्रीब्यूट हैं वो बाकी तमाम से डिफरेंट है। इसमें आपको रफनेस भी मिलेगी, आपको हाईलाइट साइज भी मिलेगा। ठीक है, हम इसकी रफनेस को कम करते हैं तो आप देखें पूरा मटेरियल जो है आपका एक सॉलिड हो चुका है, इसमें स्पेकुलर बिल्कुल एंड हो चुका है। मैं जैसे जैसे इसकी रफनेस ऑन करूंगा इसके ऊपर आपको स्पेकुलर भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। हाईलाइट साइज जो है वो इसकी हाईलाइट को कंट्रोल कर रही है। वाइटनेस अगेन कि इसका जो स्पेकुलर है वो कितना हार्ड आपको हॉटस्पॉट जनरेट करेगा, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। स्पेकुलर कलर अगेन वही कलर है हमारा जो कि हम इससे पहले भी हम और भी देख चुके हैं। अगेन रिफ्लेक्टिविटी वही सेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कलर का भी एडिशन दिया गया है, या अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कलर हम रिफ्लेक्शन में लेना चाहें तो हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इस कलर की रिफ्लेक्शन दे। ठीक है, तो ये था हमारा शेडिंग ओवरव्यू, और हमने देखा कि हमारे जो बेसिक मटेरियल्स हैं माया के उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और किस तरह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्यूज हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने मटेरियल को असाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपरशेड से। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से हाइपरशेड को ऑपरेट कर सकते हैं, हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया था हाइपरशेड को। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से हम हाइपरशेड को यूज करते हुए ही काम करेंगे। हाइपरशेड को ओपन करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि जो विंडोज के अंदर जाके रेंडरिंग एडिटर में जाके हम हाइपरशेड ओपन कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है उसमें आपको आइकन नजर आएगा ये सामने हाइपरशेड का, उसको हम क्लिक करेंगे हमारा हाइपरशेड ओपन हो जाएगा।
एक्स्ट्रा जो व्यूवर है मैं उनको क्लोज कर देता हूँ ताकि मुझे हाइपर शेड को थोड़ा सा स्केल डाउन करके अपने व्यू पोर्ट को देखने में आसानी हो। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उन मटेरियल्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। अगर हमें ये देखना हो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा मटेरियल असाइंड है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक सिलेक्शन ले लेंगे और यहाँ पे एक बटन है ग्राफ मटेरियल ऑन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हम इसको क्लिक करेंगे। जो भी मटेरियल होगा उन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असाइन, वो आपके पास सिलेक्शन में आ जाएगा। लैम्बर्ट वन चूंकि माया का डिफॉल्ट मटेरियल है, इसलिए जब भी कोई भी हम पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट करते हैं उन सब पे बाय डिफॉल्ट ये साइन हुआ आता है। कभी भी लैम्बर्ट वन के ऊपर कोई भी आप चेंजेस नहीं करिएगा, वरना आपका पूरा सीन जो है वो इफेक्ट होगा। डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, लैम्बर्ट वन को डिफॉल्ट वैल्यू 0.5 पे रहती है। अब यहाँ पे जो मटेरियल आ गया उसको क्लियर करने के लिए अगर आपने डिलीट का बटन दबा दिया तो उसका मतलब वो आपके सीन फाइल में से डिलीट हो जाएगा। उसका तरीका ये है कि आप यहां से क्लियर ग्राफ करेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है, जो आपका मेन वर्क एरिया है, ठीक है, ये आपका वर्क एरिया है, ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर ग्राफ का मतलब ये वर्क एरिया क्लियर कर देगा। इसका मतलब ये है कि उसने यहां से मटेरियल हाइड कर दिए हैं, वो मटेरियल यहाँ पे आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं एक नए मटेरियल से। यहाँ पे आप अपने बॉटम लेफ्ट पे देख रहे हैं, ये आपका क्रिएट का एक मेन्यू है जो हमने पहले भी देखा था हाइपरशेड के अंदर। यहाँ पे आपके पास माया के अंदर आप जाएं, सरफेस में आप जाएं, तो आपके पास जितने भी शेडर होंगे वो ये सब शेडर फिल्टर करके सामने ले आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं वॉल्यूमेट्रिक को क्लिक करूंगा या डिस्प्लेसमेंट 2D टेक्सचर्स, तो यहाँ पे शेडर नहीं है, सारे टेक्सचर नोड्स हैं। सरफेस के अंदर जाएंगे, माया के अंदर सरफेस, तो ये हमारे सारे मटेरियल्स आ गए। इस मटेरियल में हम अभी फिलहाल ब्लिन को थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ब्लिन एक ऐसा मटेरियल है जिससे आप तकरीबन तमाम मटेरियल बना सकते हैं। ब्लिन से आप अनाइजोट्रॉपिक नहीं बना सकते, बट आप उससे एक अच्छा फॉर्म मटेरियल भी निकाल सकते हैं, लैम्बर्ट भी बन सकता है। तो ये मोर और लेस ये हमारे हर काम आ जाएगा। हम ब्लिन को देखते हैं। फिलहाल हमने ब्लिन सेलेक्ट किया, हम जस्ट एक कलर दे देते हैं इसको। आर्टवर्क से थोड़ा सा क्लोज कोई कलर ले लें, जो भी आप फिलहाल अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देना चाहें। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सिंगल या मल्टी। ठीक है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने जो शेडर अपना क्रिएट किया था उसके ऊपर आप राइट क्लिक होल्ड रखेंगे और असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका वहां पे मटेरियल असाइन हो जाएगा। उसके बाद आप उस मटेरियल को सिलेक्ट करें और चेक करने के लिए हम उसके कलर को छेड़ते हैं, तो उसका मतलब यही मटेरियल यहाँ पे असाइन हुआ है फिलहाल। ठीक है, ओके। इसके बाद आप ये देख लें कि आपके कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो कि तकरीबन सब जगह पे सेम होंगे। वो मटेरियल हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये जो बिल्डिंग का जो बॉर्डर है, इन सब पे एक ही मटेरियल लगा हुआ है। ये जो वुडन प्लैंक जो मैंने आपको बताया था, इस पे एक लगा हुआ है। जितनी भी विंडोज हैं उन सब पे एक मटेरियल लगा हुआ है। और ये जो बाहर का ये जो एक वुडन स्ट्रक्चर है, ये भी एक सेम ही मटेरियल के ऊपर लगा हुआ है, बना हुआ है। मीन तो इसको ले लेते हैं हम फिलहाल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक मटेरियल असाइन करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगा हूं मटेरियल असाइन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन ले ली, उसके बाद आप रेंडरिंग के शेल्फ में जाएंगे और जो भी आपने मटेरियल असाइन करना है आप उसको जस्ट क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल मुझे इस पर आइसोट्रॉपिक लगाना है, ब्लिन लगाना है, ब्लिन क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ब्लिन को क्लिक किया, ये वहां पे असाइन हो गया। अब चेक करने के लिए हम ब्लिन पे गए और ब्लिन का कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। हमने जैसे ही ब्लिन का कलर चेंज किया तो हमारे व्यू पोर्ट में मौजूद पॉलीगॉन का भी कलर चेंज हुआ। इसका मतलब ये मटेरियल यहाँ पर साइन हो चुका है। ये था हमारा सेकंड मेथड। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कोई कलर दे देंगे जो हमारे आर्टवर्क से थोड़ा सा मैच हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। देन उसके बाद हम
हम अपना आउटलाइनर ओपन कर दें और हम यहां देखते हैं कि हमारे पास ये जो ग्रुप है इसको आइसोलेट करके देखें। ठीक है, हमने इसलिए ग्रुपिंग की थी ताकि हमें इससे फायदा हो आगे जाके। अब जो हमने ग्रुपिंग की थी, आइसोलेशन हटा दें, तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने अभी ग्रुप्स बना रखे हैं, ये मैंने मटेरियल के हिसाब से भी ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक और ब्लेंड अप्लाई करूंगा। मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऊपर से मटेरियल असाइन कर दिया, तो यहां पर इसने मुझे वो मटेरियल असाइन करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस बॉर्डर्स का अगर ग्रुप बनाया हो, बिल्कुल बनाया हुआ है, तो अब हम इसके ऊपर एक मटेरियल और असाइन करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूं मटेरियल असाइन करने का। आपने ग्राफ कर लेना है अपना नेटवर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक मटेरियल लगा हुआ हो तो ये मेथड काम करेगा। मैंने एक ब्लेंड इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक मटेरियल यहां से क्रिएट कर लेंगे हाइपर शेड से। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे हर मटेरियल के साथ एक एसजी नोड मौजूद है। ये जो एसजी नोड है ये है शेडिंग ग्रुप। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मेरे इस मटेरियल पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो मैंने पिलर सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है ब्लेंड 4। मुझे इसके ऊपर ब्लेंड 5 लगाना है, तो मैं क्या करूंगा कि ब्लेंड 5 का जो आउट कलर है इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और ब्लेंड 4 के एसजी नोड के सरफेस शेडर में कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरे पास इस ऑब्जेक्ट पे ब्लेंड 5 देखें आप, यहाँ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक और वे था मटेरियल अप्लाई करने का। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स शेडिंग नेटवर्क्स में, कॉम्प्लेक्स शेडर्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं हम ज्यादातर इसको। इसके अलावा आप कंपोनेंट मोड में जाके सिर्फ फेस मोड पे जाके आप शेडर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा रूफ टॉप का जो पार्ट है, इसमें अगर मुझे किसी भी शेडर को अगर इस वर्क एरिया में लेकर आना है, तो मैं उस शेडर के ऊपर राइट हैंड क्लिक होल्ड रखूंगा, तो वहां पे आप नीचे देखेंगे ग्राफ नेटवर्क का एक बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो वो शेडर अपने तमाम पैरामीटर्स के साथ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने रूफ टॉप को सेलेक्ट किया, ग्राफ किया और इसके कंपोनेंट मोड पे गया, फेस पर आया और ये जो ब्लेंड 3 है इसको अप्लाई कर दिया। अगेन राइट हैंड क्लिक होल्ड, देन असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। तो ये भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं मटेरियल को अप्लाई करने के लिए। तो इसी तरीके से हम पूरी सीन फाइल के अंदर मटेरियल अप्लाई करेंगे। और हम तमाम जगहों पे अपने मटेरियल्स को अप्लाई करके, लेकिन यहां पे एक बात जरूरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी मटेरियल आप अप्लाई करें उसकी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ कर देनी है। रिफ्लेक्टिविटी को आप 0 कर दें। स्लाइडर को आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे तो ये 1 की वैल्यू पे चले जाएगा। इसको आप 0 कर दें जितने भी आप मटेरियल अप्लाई करें। इन सब को हम 0 कर देंगे। ठीक है, हम फिलहाल तमाम जो भी हमारा एसेट बना हुआ है इसके अंदर, जो प्रॉप रखा हुआ है, उन सब को हम अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए एक मटेरियल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम टेक्सचर कैसे कर सकते हैं। हम अपने पूरे सीन के अंदर एक बेसिक मटेरियल अप्लाई कर देंगे, रिफ्लेक्शन को ऑफ कर देंगे और इस तरह से हम अपने सीन का मटेरियल कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, अप्लाई मटेरियल टू ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सचरिंग को थोड़ा सा कवर करेंगे।